मित्रों नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। इस समय जो है जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधायक श्री वीरेंद्र चौधरी जी के साथ हैं और आज हम इनसे करेंगे चुनाव के परिदृश्य में कुछ परिचर्चा, कुछ अच्छे सवाल, कुछ खट्टे सवाल, कुछ तीखे सवाल। आदरणीय विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। हम जो यहाँ आपको चुनावी परिचर्चा के संदर्भ में आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के बैनर तले आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और किस हिसाब से आप इस चुनाव को लड़ेंगे? सबसे पहले मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास आए। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे और इस कैसा महसूस कर रहे हैं आप इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होकर? देखिए, सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए तो अपने लिए ही है, साथ ही साथ इस जनपद के लोगों के लिए भी सम्मान की बात है कि इंडिया गठबंधन में हमारी नेता, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने अपने गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। इसके लिए हम उनके आभारी भी हैं, उनके कृतज्ञ भी हैं और अपने क्षेत्र, अपने लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद भी देते हैं। कई पार्टियां जैसे बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां हैं, तमाम विचारधारा है और तमाम तरह के सोच हैं, तमाम तरह की जो है उस अलग अलग पार्टियों में अलग अलग का नेतृत्व है। इस समस्त नेतृत्व को लेकर कैसे आप संभाल के चल पाएंगे? देखिए, इसमें 28 दलों का गठबंधन है, जैसा आप जानते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में राजनीति में जो हमारे बड़े भाई की हैसियत में है वो समाजवादी पार्टी, हम लोग उनको अपने बड़े भाई की हैसियत में यहाँ पे ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी हमारी सहयोगी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी हमारे सहयोग में है, राष्ट्रीय जनता दल भी हमारे सहयोग में, जिसकी थोड़ी बहुत यूनिटें जो हमारे जनपद में है वो सभी साथियों से मिल जुल चुके हैं और उनका सहयोग पूरी तरह से लेने का प्रयास कर रहे हैं और उनका मिल भी रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की पूरी स्टेट यूनिट ने हमें बताया, जिले की यूनिट ने हमें अपना सहयोग किया है। हमने अपना एक साझा कार्यक्रम बना के संयुक्त रूप से विधानसभा ने जिले स्तर का कार्यक्रम किया है, अब विधानसभा स्तर करने के लिए तैयार हैं और उनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। अन्य पार्टियों को आप बड़े भाई का दर्जा दे रहे हैं? निश्चित रूप से बड़े भाई के अलायंस पार्टनर में हम लोग बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी को मानते हैं। 67 में 80 में 63 सीटें वो लड़ रहे हैं, 17 पे हम लड़ रहे हैं, तो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका हो ही गई। हम 17 पे लड़ रहे हैं और 63 पे लड़ रहे हैं, तो बड़े भाई की भूमिका में। अच्छा, एक चीज बताइए, आज के राजनीतिक परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीति, बड़ी चीजें हो रही हैं। महंगाई, किसान और बेरोजगारी, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहीं न कहीं चुनावी इस मुहिम में गायब है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक लंबी पदयात्रा की। एक बार उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक बार मणिपुर से मुंबई तक, और उन्होंने पूरे रास्ते में जिन चीज़ों पे अपने आप को केंद्रित किया वो सारा केंद्रित उन्होंने किया युवाओं पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और समाज के उन लोगों पर जो निश्चित रूप से बहुत कमजोर तबके के लोग हैं। तो जो हालात हैं इस समय देश के, आप जानते हैं, महंगाई इस चरम सीमा पे है जिसके हमें आपसे चर्चा करने में, आप रास्ते में खड़े हो जाइए तो लोग उसकी चर्चा करते हैं। हम ये मानते हैं कि चुनावी मुद्दा में इसको लोग गौर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि सच्चाई जनता में आनी चाहे। उसके ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जो हालात है सब महंगाई के, ये देखिए, ये माचिस के डिब्बी है, एक सब व्यक्ति की जरूरत है, गरीब हो अमीर हो हर आदमी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस डिब्बे में से अगर इसको निकाल के आप देखें तो ये माचिस है। हम लोग देख रहे हैं कि 12 पैसे 4 आने से लेकर 8 आने तक मिलने वाली ये माचिस आज 1 रुपए में मिल रही है। इसमें देखिए 1 रुपए होगा, 1 रुपए में मिल रही है और 1 रुपए में मिल रही है। महंगाई का ये आलम है। और उसके बाद अंदर देखिए क्या तमाशा है, अंदर ये माचिस खुल गई। तो हम चाहेंगे आम जनमानस को ये देखिए, ये माचिस खुल गई जिसकी तीलियां ये मेरे सामने हैं। और आप देखिए, इसको गिन लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिला जुला के कुल ये 38 तीलियां हैं इसमें। एक समय होता था ये डिब्बी जो होती थी पूरी भर के आती थी, खोलते ही सारी तीलियां बाहर आ जाती थी। 50 की संख्या होती थी इस तीलियों में, आज इसमें 38 की संख्या है। ये मतलब है भारतीय जनता पार्टी का ये नायाब तरीका है, ये नायाब तरीका है जिससे जनता में महंगाई भी न साबित हो
और ये भी न लगे कि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, संख्या घटा दे रहे हैं, पैसा बढ़ा दे रहे हैं और आम जनमानस को पता भी नहीं चलने पा रहा है। ये देखिए, ये सामने आपके सामने दूसरी चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये लक्स साबुन है जो मेहनतकश लोगों का, गरीबों का, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ये लक्स साबुन ही इस्तेमाल करता है। और इसमें देखिए, ये सामने आपको मूल्य लिखा हुआ है 10 रुपए। ये पीछे इसका वजन लिखा हुआ 48 ग्राम। देख लीजिए बहुत ध्यान से, 48 ग्राम है। ये कितना सुंदर तरीका है। 10 रुपए में 48 ग्राम साबुन। और पहले इस टिकिया की जो होती थी वजन 100 ग्राम हुआ करती थी, इसका मूल्य भी कम हुआ करता था। आज इसका वजन भी घट गया, मूल्य भी बढ़ गया है। कितने नायाब तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस महंगाई से आम जनमानस को किस तरह से बेवकूफ बना रही है, आपके सामने है। ये ज्वलंत चीजें हैं जो महंगाई की, छोटी चीजें हैं जो आम आदमी के काम में आती है। ऐसे तमाम चीजें हैं, जैसे यूरिया की बोरी हुई, यूरिया की बोरी में वजन नहीं घटा, वजन घट दिया, दाम नहीं घटा, जिससे जनता को ये लगे कि दाम वही है। वजन 10 किलो घटा दिया, 40 किलो की बोरी हो गई, पहले 50 किलो हुआ करती थी। इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं और जनता को, जिससे कि ये चीज देर से समझ में आए। मैं जानता हूँ जनता को सब समझ में आता है, थोड़ी सी देर लगती है उसको समझने में। और अब जनता ये समझ गई है कि महंगाई की मार हमें चारों तरफ से किस तरह घुमा के बेवकूफ बना रही भारतीय जनता पार्टी, कि आम जनमानस को अब समझ में आ गया है। अच्छा, तो ये एक चीज बताइए, इसमें जो है आपने बताया कि 100 ग्राम का जो है साबुन का जो टिकिया था वह अब 48 ग्राम का हो गया है। हाँ, रेट वही है 10 रुपया। आपने माचिस की तिल्ली दिखाई, हमने एक माचिस की तिल्ली आपके हाथों में देखा है। इस माचिस की तिल्ली का कीमत आज जो है 1 रुपया है, या कभी जो है 4 आने से 8 आने में बिकती थी। लेकिन जो सबसे आम बात है भारतीय जनता पार्टी के का जो चरित्र है वह दर्शाता है कि इसमें जो है 50 तिल्ली की जगह पे जो है 38 तिल्ली, आपने बताया कि 38 तिल्ली जो है इस माचिस में जो है अब विद्यमान है। तो इस तरह से महंगाई की तो सरकारें जब भी आती हैं वो अपने सिस्टम से चलती हैं। बेरोजगारी भी जो है बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा कि प्रदेश में 48,000 60,000 से आसपास जो है बच्चों का जो है आवेदन लिया गया था और पुलिस भर्ती हुआ। लगभग 400 रुपए प्रति बच्चे जो है आवेदन भरने में जो है यहाँ खर्च किए। और ये जो है खर्च होने के बाद पूरा दूर दूर से कई तमाम स्थानों पर बच्चे जो पढ़ रहे थे, वहां से फिर हजारों रुपया खर्च करके और परीक्षा देने आए। इस सरकार में जो है इस परीक्षा असफल हो गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस मुद्दे को आपने छेड़ दिया। मैं तो बेरोजगारी की बात करना ही चाह रहा था कि जो एनसीआरबी सर्वे की रिपोर्ट है 1971 में जो सबसे खराब महंगाई की दर इस देश में थी, उसको भी पार कर गई है इस समय। ये हालात है देश की महंगाई, वो बेरोजगारी के। और उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, अभी आपने जिक्र किया एक परीक्षा का, ऐसी तमाम परीक्षाएं, आरओ की परीक्षाएं हुई और तमाम छोटी छोटी परीक्षाएं हुई, ग्रेड लेवल की, 3rd ग्रेड माने लिपिक की परीक्षाएं हुई, और एक भी परीक्षा संपूर्ण रूप से निष्पादित नहीं की गई। बीच में ही उसके पर्चे लीक हो गए। अब तो आम युवाओं के बीच में दिमाग में भर गया है कि परीक्षा देते ही पर्चा लीक हो जाएगा, और परीक्षा लीक हो जाएगा, सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। पुलिस भर्ती में भी यही हुआ। 60,000, आप बता रहे हैं ना, 60,000 भर्ती हुई। और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं। 60 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को भरा, जिसमें हम मान लेते हैं 48 लाख बच्चों ने, उसमें 48 लाख से ऊपर बच्चों ने आवेदन किया है। आवेदन 60 ने किया था, बाद में 48 लाख उन्होंने परीक्षा दी है। अच्छा। जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं उसमें गलत हूँ, आप लोगों, लेकिन 48 लाख, मैं आपकी बात मान लूँ तो 48 लाख लोगों ने परीक्षा भरी और दी उसको। और हम जानते हैं कि एक लड़के को अगर उस परीक्षा की तैयारी के लिए 6 महीने पहले भी अपने आप को तैयार किया होगा, फिटनेस के लिए गया होगा, परीक्षा के लिए गया होगा, किसी कोचिंग क्लास में गया होगा, तो अपने परिवार का कम से कम 50,000 रुपए कोचिंग में लगा होगा। उसको दौड़ धूप में जहाँ पे वो रुक के कोचिंग किया होगा, कमरा लिया होगा। लगभग 1 लाख रुपए हर लड़के का खर्च हुआ, हर माँ बाप का खर्च हुआ उसको तैयारी कराने के लिए। हुआ क्या, परीक्षा हुई, 400 रुपए उन्होंने सरकार को फीस दिया, वो भी सरकार ने ले लिया। आने जाने का खर्च हुआ, वो भी चला गया उस परीक्षा में। और परीक्षा दे के 48 घंटे भी नहीं बीते कि परीक्षा रद्द कर दी गई। तो आप बताइए, 48 लाख युवाओं का भविष्य रोज जो था वो अंधकार में चला गया। उनके परिवार का वो गाड़ी कमाई जो उन्होंने करके रखी थी, अपने बच्चे के ऊपर लगा दी, वो भी उनका डूब गया। ये है वो बेरोजगारी की हालत और युवाओं का हालत, जो उनके परिवार की हालत। तो बताइए,
वो कम से कम वो लड़का जिसने परीक्षा दी होगी, उसके माँ बाप, ये 3 लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपना गाड़ी कमाई का पैसा लगा के बच्चों की तैयारी कराई, उनको परीक्षा के लिए उनको कोचिंग क्लास कराई, उनकी फिटनेस के लिए काम किया, उनको परीक्षा पहुंचाया वहां तक, उसके बाद उनका मामला सिफर निकला। तो ये है नाकामियां है सरकार की, इतनी नाकाम निकम्मी सरकार अभी रोजगार में आज तक नहीं हुई है। अभी चंद दिन पहले जो है सीसमा शुगर फैक्ट्री जो है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से बंद हो गई थी, और वहां आप भी पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे, आपका एक छोटा सा बयान हम ले पाने में सफल हुए थे। आप जो है वहां दावा किए कि जनपद में जितनी चीनी मिलें जो है बंद है, उन्हें आप संचालित कराएंगे, ऐसा क्या मोटो है, किस हिसाब से आप इस शब्द को आपने कथित किया था? देखिए, आप जहाँ बैठे हैं ये मेरा घर है, और ये घर भी आप जो देख रहे हैं जो बना है, ये गन्ने के पैसे से बना है। मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे और गन्ने की अच्छी पैदावार लगती थी। बदकिस्मती है कि हम लोगों के समय में 1994 में फरिंदा की चीनी मिल बंद हो गई, हम लोगों को भी गन्ना बंद करना पड़ा, बुरा और धान गेहूं पे आ गए। हम जानते हैं किसान का दर्द क्या होता है, किसान को पैसा कहाँ से मिलता है। एक कैश क्रॉप होती थी, गन्ने को ये माना जाता था कि उससे उसकी कैश क्रॉप होती थी, इकट्ठे उसको पैसा मिलता था। किसान अपने बेटी की शादी, अपना घर बनवाना या जो भी जरूरतमंद चीजें होती थी वो पूरा कर लेता था। मैं जानता हूँ धान गेहूं की खेती करने के बाद किसान उतना खुशहाल नहीं जितना गन्ने का किसान है। फरिंदा की चीनी मिल 94 में बंद हो गई, घुगली की चीनी मिल बंद हो गई, गड़ौरा की चीनी मिल जो अभी जल्दी लगी थी, मेरे ख्याल हर्षवर्धन जी सांसद थे, उस कार्यकाल में 89 के बाद लगी वो चीनी मिल, वो बंद हो गई। और सिसवा के बारे में जो आपने कहा वो आपने देखा, उसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। ये तीनों चीनी मिल बंद होने के बाद वर्तमान सांसद ने कभी भी इस पे कोई प्रयास नहीं किया। हमें याद है 5 साल पहले जब वो चुनाव लड़ने आए थे तो फरिंदा चीनी मिल के बारे में उन्होंने कहा था, जो एनटीसी की शुगर फैक्ट्री है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, भारतीय कपड़ा मंत्रालय का ये मिल है, और एकमात्र मिल है पूरे देश में कपड़ा मंत्रालय के पास, क्योंकि यह जयपुरिया परिवार की चीनी मिल थी। जयपुरिया परिवार के बकावों में उन्होंने ये चीनी मिल एनटीसी को हस्तांतरित कर दी। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, उनकी केंद्र में सरकार है, कपड़ा मंत्रालय उनके अधीन है, ये चाह रहे थे तो चीनी मिल का जरूर उस पर कुछ ना कुछ समस्या का हल हुआ होता। इन्होंने अपने चुनाव में वादा किया था कि हम मिल नहीं चला पाएंगे तो एनटीसी का कोई नया कल कारखाना या कपड़ा मंत्रालय का कोई उद्योग हम यहाँ लगवा देंगे। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था। अब चुनाव के 5 वर्ष बीत गए, मंत्री भी रहे हैं। हम लोगों का सीधा सवाल है, जनता का सीधा सवाल है, भाई 5 वर्ष पहले अगर आपने कहा था कि इस चीनी मिल को चलवाएंगे, नहीं चला पाए तो कपड़ा मंत्रालय का कोई नया उद्योग लगवा देंगे, ऐसा उन्होंने अभी नहीं किया। गरौला उनके रहते बंद हो गई पिछले साल, गुगली चीनी मिल बंद पड़ी है, इन्होंने आज तक एक बार लोकसभा में प्रयास नहीं किया। मंत्री रहते गरौला चीनी मिल बंद हुई है तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। लेकिन अगर मुझे मौका मिला, जैसा आपने कहा, अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो एक किसान के बेटा होने के नाते मैं जानता हूँ किसानों का दर्द क्या होता है। मेरा पहला सवाल रहेगा, इन चीनी मिलों को जिस भी मंत्रालय के अधीन है या प्राइवेट सेक्टर में चलने प्रयास करके उनको वहाँ चलाने का प्रयास करूंगा। मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल और है, चूंकि किसान परिवार से आप भी हैं, किसान का बेटा मैं भी हूँ। पूरे देश के अंदर किसानों की सब लगभग 90 से 95% भूमि जो है बैंकों के नाम, केसीसी के नाम पर गिरवी रखी गई। मैं अक्सर जो है नेताजी लोगों से क्वेश्चन करता हूं, इस समस्या का निजात क्या है और किस हिसाब से आपकी सरकार, आप अगर आप जीतते हैं तो इस पे क्या आप योगदान करेंगे, इसे भी थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करें। मैं ये भी जानता हूँ, आपने बैंकिंग सिस्टम देखा होगा, अगर एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेना पड़ता होगा, केसीसी जिसे बोलते हैं, तो उसे अपनी पूरी जमीन को गिरवी रखना पड़ता है और उसको मॉर्गेज करके रजिस्ट्री ऑफिस में जाके मॉर्गेज हो जाता है, और फिर दोबारा उस पर तब तक जब तक वो उसका भुगतान नहीं कर देता है रजिस्ट्री ऑफिस में वो बंधक रह जाती है। लेकिन अगर कोई उद्योगपति, कोई बड़ा आदमी अगर बड़ा लोन लेने जाता है तो उसको एक पन्ने के बीजी, जैसे बीजी गारंटी बोलते हैं, उस पर दे दिया जाता है। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा, अगर हमें 1 करोड़ 1 लाख का लोन लेना हुआ तो हमें पूरी संपत्ति आपको गिरवी रखनी पड़ रही है। लेकिन अगर किसी उद्योगपति को लोन लेना हुआ तो एक बैंक गारंटी का 1 पन्ने का कागज होता है, उनको 900 करोड़ का लोन मिल जाता है। ये तो अपने आप में खुद ही भेदभाव है। इसको तो निश्चित रूप से इसमें आरबीआई को इसमें जरूर संशोधन करना होगा। हमारी पार्टी ने जो वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के क्रेडिट के कार्ड जो है केसीसी के बारे में, इसमें जरूर रिलैक्सेबिलिटी आएगी, इसमें जरूर कुछ परिवर्तन होगा, कुछ संशोधन जरूर होगा। तो ये है हमारे जो है फरिंदा के वर्तमान विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार चौधरी जी। आपने इनको सुना, अब इनकी बातों पर मनन करें, अध्ययन करें। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। धन्यवाद।